Welcome to this Saturday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us are 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. My name is V. Ravi Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम हाजिर हैं लेकर अर्थनीति, कारोबार और शेयर बाजार से जुड़ा हुआ ताजा समाचार। आज शनिवार है और आज के दिन हमारे कार्यक्रम में आप भी हुआ करते हैं सम्मिलित और पूछ सकते हैं हमसे अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल। बस ये ख्याल रखिएगा कि हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में जानकारी आपको नहीं दे सकते हैं। हमसे सवाल पूछने के लिए डायल कीजिए 2331-4444, 2371-7106 या फिर 2371-7117। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के देश के जाने माने विश्लेषक शरद कोहली। शरद जी नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार मनोज, नमस्कार रवि और सभी श्रोताओं को मेरा अभिनंदन। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं वी रवि कुमार। Key domestic stocks declined by more than 0.5% in the business week ended yesterday. Sensex closes below the 57,400 points mark. Nifty settles near the 17,150 level. And US share markets trade mixed and in a narrow range. कल समाप्त कारोबारी सप्ताह में घरेलू शेयर बाजार घाटे के साथ हुए बंद। प्रमुख सूचकांक 0.5% से अधिक नीचे आए। सेंसेक्स घटकर 57,400 अंक से नीचे फिसला। निफ्टी 17,150 के नजदीक बंद हुआ और अमेरिकी शेयर बाजार में सीमित दायरे में सप्ताह हुआ कारोबार। मिले जुले रुख के साथ बंद हुए प्रमुख सूचकांक। कल समाप्त कारोबारी सप्ताह में घरेलू शेयर बाजार मामूली घाटे के साथ बंद हुए। दुनिया भर के शेयर बाजारों में इस सप्ताह सीमित दायरे में कारोबार होता नजर आया। विभिन्न बाजारों का प्रदर्शन भी मिला जुला रहा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 502 अंक यानी 0.87% घटकर 57,362 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 134 अंक यानी 0.78% कम होकर 17,153 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो छोटी और मझोली कंपनियों का प्रदर्शन सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में बेहतर रहा। एक और बिकवाली के दबाव में बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.15% घाटे में रहा। वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.34% की वृद्धि हुई। इस बीच हमारे साथ श्रोताओं के जोड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सबसे पहले हम आमंत्रित करना चाहेंगे गाजियाबाद से सुनील भाटिया को। सुनील जी बहुत बहुत आपका स्वागत। सवाल पूछें। मोतीलाल नैस्डैक 100 जो म्यूचुअल फंड है उसमें मेरी एसआईपी और एसटीपी दोनों चल रही हैं। तो वो अब 1 तारीख से जो पैसे कटेंगे वो तो इंटरनेशनल फंड में जाएंगे या उसको किसी और जगह डाल देंगे पैसे को, ये प्रश्न है। सुनील जी, पैसे को किसी और जगह तो नहीं डालेंगे, जो आपका डेजिग्नेटेड फंड है वहीं जाएगा। पर मैं आपको सलाह ये दूंगा और रवि और मनोज की इजाजत लेके कि कल डेडिकेटेड म्यूचुअल फंड पर एक प्रोग्राम होता है। तो जनरली जो म्यूचुअल फंड से संबंधित सवाल होते हैं उसको आप संडे के दिन के लिए संभाल के रखिए। पर फंड जो डेजिग्नेटेड होता है पैसे वहीं जाते हैं। आप नैस्डैक 100 का पूछ रहे हैं, आप कल इस सवाल को दोबारा पूछिएगा कॉल कर और आपको एक और पुख्ता जवाब मिलेगा। Next caller is from Bhilai. Ravi Narayan is online with us. Ravi, welcome to Market Mantra. Please put your question. Good evening, Market Mantra, and good evening, Dr. Sharad Kohli ji. Good evening. मेरा सवाल है कि ये एथेनॉल मिला पेट्रोल जी, हाइड्रोजन और ई व्हीकल्स, ये इसमें फ्यूचर के हिसाब से द मोस्ट प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री कौन सी है और किसमें आप इसको सबसे ज्यादा ब्राइट मानते हैं? रवि जी, मैं तो वो ब्राइट मानूंगा जहां से आपके गाड़ी चलाने पे पैसे सबसे ज्यादा बचें। पर हाँ, आप टेक्नोलॉजी वाइज पूछ रहे हैं तो एथेनॉल देखिए, शुगर का एक बाइक, शुगर केन को जब प्रोसेस किया जाता है शुगर में, उसका एक बाइक प्रोडक्ट है एथेनॉल। उस पर बहुत चर्चा चल रही है, प्रधानमंत्री जी ने भी स्वयं जिक्र किया इसका। जहां तक हाइड्रोजन की बात है, अभी जो हमारे नितिन गडकरी जी हैं जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं,
उन्होंने हाइड्रोजन पर अभी एक पहला व्हीकल इंडिया का इनॉग्रेट भी किया, और इलेक्ट्रिक तो आप हरे नंबर प्लेट की गाड़ियां आप दौड़ते हुए सड़कों पर देख रहे होंगे। तीनों ही टेक्नोलॉजीज रवि बहुत अच्छी हैं, और मुझे लग रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी ज्यादा थोड़ा एडवांस हो चुका है, क्योंकि वो सड़कों पे आ चुकी हैं। एथेनॉल मिक्स किया जा रहा है पेट्रोल में, देयर इज नो डाउट, और हाइड्रोजन पे भी शुरुआत हो चुकी है। और समझिए कि तीनों की रेस है, तीनों एनवायरमेंट फ्रेंडली है। मुझे लग रहा है जिससे कॉस्ट ऑफ रनिंग कम होगी वो इस रेस में सबसे आगे निकल जाएगा इन तीनों में से। और आने वाले समय में उम्मीद की जा रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कॉस्ट, हमारे माननीय मंत्री जी ने बोला है कि अगले 2 साल में आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कॉस्ट पेट्रोल और डीजल कॉस्ट के बराबर मिलेगी। तो देखते हैं, एक दौड़ है तीनों की, तीनों एनवायरमेंट फ्रेंडली है, जो भी जीते जीत तो देश की होगी इसमें। आइए चलें भोपाल से हमारे साथ फोन लाइन पर शंकर जी, स्वागत आपका, सवाल पूछिए। नमस्ते शरद कौली जी। नमस्कार। मार्केट मेंटर टीम का नमस्ते। सर, मेरा सवाल है, ये डेमोक्रेसी और इकोनॉमी, इसका कोई संबंध है क्या? क्योंकि प्राय ऐसा देखा गया है कि जो डेमोक्रेसी है, जहां थोड़ा सिस्टम है डेमोक्रेसी के लीडर चुनने के, और जिन्होंने वेस्ट यूरोपियन और अमेरिकन इकोनॉमी का साथ दिया है, वो बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं और फल फूल गए हैं। और जो थोड़े से वेस्टर्न डेमोक्रेसी को और यूरोपियन अमेरिका को थोड़ा वो करते हैं, डाउन प्ले करते हैं कि नहीं, इनके साथ नहीं जाना चाहिए, टाटा करना चाहिए, वो जैसे तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो सब इकोनॉमी की वाट लग चुकी है। तो इसमें कोई संबंध है क्या? और इसमें मतलब आप लोगों का क्या विचार है सर? शंकर जी, संबंध देखिए, देश को किस प्रकार से चलाया जा रहा है, देश की सरकार कितनी लोगों के हित में काम कर रही है, इससे अंतर तो पड़ता है। इसमें एक बार अगर आपके एग्जाम्पल में मैं चाइना का एग्जाम्पल ले लूं, तो पिछले 30 साल में अगर आप चीन को देखें तो वो तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि खाली डेमोक्रेसीज ही आगे बढ़ती हैं, दूसरे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट भी आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। पर हां, आपने ठीक कहा, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है डेमोक्रेसी में, क्योंकि लोगों के हित में निर्णय किए जाते हैं, तो मुझे लग रहा है कोई भी देश लोगों को मिला के बढ़ता है, और हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। तो मैं डेमोक्रेसी के खिलाफ तो कभी भी बोलूंगा ही नहीं, मैं तो खुद डेमोक्रेसी का बहुत फेवर करता हूं। जी हां, कुछ हद तक ठीक है आपकी बात, पर जहां देश अच्छा चले, मुझे लग रहा है वो अच्छा है। पर भारत के लिए और बहुत सारे देशों के लिए मुझे लग रहा है कि इस गणतांत्रिक सिस्टम ने बहुत अच्छा काम किया है। Our next caller is from Mumbai. Vishwesh is online with us. Vishwesh, welcome to Market Mantra. Please put your question. Thanks, sir. The 2 questions basically पूछना चाहता था जी। We find that many time मार्केट का जो रेट्स है वो इलेक्शन के रिजल्ट के साथ वैरी होते हैं, ऐसे है कुछ रिलेटेड? किस चीज के रेट? सर, जो स्टॉक्स के रहते हैं, निफ्टीज एंड ऑल। अच्छा, इस बार भी अपन ने देखा, जैसे 5 स्टेट के इलेक्शन के रिजल्ट आए तो देयर वाज अ क्वाइट बूम इन सेंसेक्स। इस बार तो विश्वेश जी, आपका बात सैद्धांतिक रूप से यू आर राइट दैट द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शंस डू मैटर। एंड व्हाई डू दे मैटर? बिकॉज द वोट ऑफ द पीपल डिसाइड्स द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नेंस इन द कंट्री। तो जब किसी देश में स्थिरता आती है, उसी सरकार को, जैसे अभी आपने देखा 4 राज्यों के इलेक्शन के रिजल्ट्स आए जो हमारी इस समय सरकार है उसके फेवर में आए, तो नेचुरली वो इन्वेस्टर्स में कॉन्फिडेंस देता है। अगर मैं किसी देश में विश्वेश जी इन्वेस्ट करने जा रहा हूं और वहां की सरकार मान लीजिए डावाडोल है, मैं आज इन्वेस्ट करूं, कल सरकार बदल गई, फिर साल बाद बदल गई, तो मैं एज एन इन्वेस्टर मैं थोड़ा शेकी विकेट पे आ जाऊंगा। तो मुझे लगता है कि इसीलिए इलेक्शन के रिजल्ट जब आते हैं, और इलेक्शन के रिजल्ट बिल्कुल मार्केट को इफेक्ट करते हैं, और इस बार रिजल्ट अच्छे आए। पर इस बार तो विश्वेश जी, जो आपका नाम विश्वेश है, विश्व की जो परिस्थिति थी वो मुझे लग रहा है इलेक्शन रिजल्ट के थोड़ी ऊपर हावी हो गई, और इस वजह से आपको उतना इस बार झनकार देखने में नहीं मिला मार्केट में। पर हां, जनरली आपकी सैद्धांतिक रूप से बात ठीक है, ये स्थिरता की वजह से और लोगों के विश्वास की वजह से ऐसा देखा जाता है। आइए चलें खजुराहो, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं जितेंद्र। स्वागत आपका जितेंद्र जी, सवाल पूछें। नमस्ते, और रिस्पेक्टेड शरद कोहली जी को भी नमस्ते। नमस्कार जी। सर, 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर टेक्निकल इंडिकेटर का गहराई से अध्ययन करने के बाद जी क्या एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना जा सकता है, या ट्रेडिंग कंसेप्ट को लाइफ से इग्नोर करना चाहिए? दूसरा क्वेश्चन है, मसाला बॉन्ड और जो ओवरसीज बॉन्ड होता है, ये क्या होते हैं? थैंक यू। देखिए जितेंद्र जी, आपका जो पहला सवाल है कि क्या टेक्निकल इंडिकेटर जान के एक अच्छा ट्रेडर बना जा सकता है? टेक्निकल एनालिसिस, जितने भी स्टॉक मार्केट को प्रेडिक्ट करने के तरीके हैं, उसमें एक तरीका है। इसमें आप चार्ट स्टडी करते हैं, इसमें आप डेली मूविंग एवरेजेस स्टडी करते हैं, आप पैटर्न स्टडी करते हैं, आप स्टॉक का मूवमेंट स्टडी करते हैं, वॉल्यूम स्टडी करते हैं। काफी हद तक शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शंस जितेंद्र जी इस माध्यम से करी जाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। शॉर्ट टर्म पर
लंबी अवधि का जो निवेशक है, आपने ट्रेडर्स की बात करी, लंबी अवधि के लिए फंडामेंटल एनालिसिस ज्यादा अच्छा रहता है, शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शंस के लिए रहता है। दूसरा इन्होंने कौन से बॉन्ड्स का पूछा था? मसाला बॉन्ड्स एंड ओवरसीज बॉन्ड्स। देखिए बॉन्ड्स जो है सरकारें समय समय पर निकालती हैं, जब उसको जरूरत होती है। कंपनीज भी निकालती हैं बॉन्ड्स। आपने देखा होगा कि हमारे स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज लिस्टेड हैं उनके जीडीआर्स ट्रेड होते हैं, डिपॉजिटरी रिसीट्स होती हैं, एक किस्म की, वो हालांकि स्टॉक मार्केट में ट्रेड होती हैं, पर वो एक किस्म के बॉन्ड होते हैं जिसके माध्यम से आप डेट को रिकवर करते हैं। तो समय समय पर होते हैं और बहुत तरीके के बॉन्ड्स होते हैं, पर आप ओवरसीज बॉन्ड जो इंडिया से बाहर निकाले जाते हैं उनको कहते हैं। और बाकी आप बॉन्ड की चर्चा बहुत लंबी है, हम अगर उसके डिटेल में जाएंगे तो मुझे लग रहा है बहुत समय लगेगा। तो आप अगली बार जितेंद्र जी फोन करिएगा, हम खाली बॉन्ड के ऊपर 2-4 मिनट स्पेशली देंगे जरूर। Next caller is from Mumbai. Sachin is online with us. Sachin, welcome to Market Mantra. Please put your question. सर मेरा सवाल निफ्टी 20 से रिलेटेड है जी। आप जरा इसके बारे में बताएंगे कि इसमें इन्वेस्ट करना सही है या इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट करना सही है? देखिए सचिन, आप जब निफ्टी के किसी भी इंडेक्स में फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जितने भी उसमें स्टॉक्स हैं उनका कंबाइंड बेनिफिट मिलता है। और जब आप इंडिविजुअल स्टॉक में करते हैं तो नेचुरल बात है उस इंडिविजुअल स्टॉक के जो प्लस और माइनस पॉइंट्स हैं, मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, उनका लाभ मिलता है। तो निफ्टी में करने से थोड़ा बैलेंस हो जाता है, निफ्टी में करने से थोड़ा सा आप रिस्क को कम कर लेते हैं, जो कि इंडिविजुअल स्टॉक के साथ रिस्क चलता है। तो ये अब सचिन जी इसका बहुत सटीक जवाब तो मिलेगा जब उस स्टॉक का नाम हम यहां लेते नहीं है, उस स्टॉक का नाम लिया जाए, उसकी परफॉर्मेंस निफ्टी के साथ माप तोल के देखी जाए कि क्या निफ्टी ने पीछे ज्यादा परफॉर्म किया है, उसने अच्छा उसमें बाकी उसके साथी स्टॉक कैसे हैं। तो ये बहुत एक सब्जेक्टिव जवाब है, पर कुल मिला के मैं बताऊं तो निफ्टी में करने से आप रिलेटिवली सेफ रहेंगे बजाय इंडिविजुअल स्टॉक के। जी यहाँ पर हमारे कुछ श्रोता जुड़ गए हैं, उनको आमंत्रित करने से पहले हम आपसे समझना चाहेंगे आम श्रोताओं के नजरिए से कि ईटीएफ क्या है और जो आम निवेशक इसमें जाना चाहे, समझना चाहे निवेश करने की दृष्टि से, तो किस तरह इसका इस्तेमाल? जी हाँ, ईटीएफ हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को कहते हैं। जो फंड्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाते हैं उनको हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स कहते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा फंड्स अपने समय पर मैच्योर होते हैं या एक फिक्स्ड अवधि के लिए होते हैं, या कुछ ओपन एंडेड फंड होते हैं जिसमें से आप कभी भी सीधा एएमसी के पास जाके एग्जिट कर सकते हैं। पर जो एक्सचेंज में लिस्ट हो जाते हैं फंड्स, उसमें लिक्विडिटी एक तो ज्यादा आ जाती है। अगर हम उनके फीचर्स पे ध्यान दें, वो फंड्स ऐसे होते हैं जिसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा प्रचलित होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको आसानी से हम इसको समझना चाहें तो गोल्ड के ईटीएफ आजकल बहुत पॉपुलर हो रहे हैं कि गोल्ड से रिलेटेड जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं, तो एक तरीका है गोल्ड को लेने का, आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लीजिए या आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के माध्यम से उसमें निवेश कर सकते हैं। कुल मिला के हम देखें वो फंड्स जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाते हैं, एक शेयर की तरह से ट्रेड किए जाते हैं, उनको हम ईटीएफ की कैटेगरी में लेते हैं। Gurunath from Thane, our regular caller, is online with us. Gurunath, welcome to Market Mantra. जी सर नमस्कार। नमस्कार सर कोहली साहब को भी नमस्कार। नमस्कार गुरुनाथ जी। जी सर, मेरा क्वेश्चन है सर, अभी जापान और हमारे देश के बीच जो बड़ी डील हुई है सर जी, वो 5 ट्रिलियन येन अपने देश में इन्वेस्ट कर रहा है जी। तो सर इसमें हमारे देश के इकोनॉमी को आने वाले 5 साल में कितना बूस्ट मिलेगा? और ये लोग इतनी बड़ी डील होती है सर, तो उनका भी कोई टारगेट होता होगा ना, जो रिटर्न जो मार्जिन, ये तो है ना कि उन्होंने पूरी तरह दान कर दिए, और ये किन किन सेक्टर पे सर खर्च हो? जी और रताका जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। और बहुत सारे लोग, जब 5 ट्रिलियन येन की डील हुई थी तो बहुत सारे लोग पहले तो येन की वैल्यू नहीं समझ रहे थे, तो हम आपको रुपए में बताए थे, करीब करीब 3,20,000 करोड़ के करीब, थोड़ा बहुत एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट करता है, इतनी डील है। इसका मुख्यतः जो इन्वेस्टमेंट है भारत के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें किया जाएगा। आपने पूछा कि जापान का, देखिए जब दो देशों के बीच में डील होती है गुरुनाथ जी, तो हमेशा मुनाफे के लिए नहीं होती है। इसमें दो देशों की आपस में जो दोस्ती है, जो बंधन है, वो भी बीच में आता है। हमेशा मुनाफा नहीं देखा जाता, बहुत कम रिटर्न पर भी कई दफे देश, अभी देखा होगा आपने, भारत ने श्रीलंका को $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन ग्रांट करी। अब श्रीलंका की आपको पता होगा आर्थिक हालात इस समय अच्छी नहीं है, ऐसे में भारत एक्सपेक्ट करे कि मुझे इसमें बहुत बड़ा कोई प्रॉफिट हो, तो सारी चीजें मुनाफे के लिए दो देशों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी उसका वजन लगते हैं। उन देशों के बीच में पीछे कितनी दोस्ती रही है ये भी मायने रखता है। और इसका मुख्यतः निवेश देखा होगा आपने, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो चल रहा है मुंबई अहमदाबाद के बीच, उसमें किया जाएगा। और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इस धन का इस्तेमाल होगा। करीब करीब 60-65 हजार रुपए प्रति वर्ष
भारत इस फंड को यूज कर पाएगा। जी, Sharad is live with us in the studio today and he'll continue taking questions but after a short break. उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। आइए चलें मुंबई से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं रत्नाकर जी, बहुत बहुत आपका स्वागत, सवाल पूछें। हेलो, गुड इवनिंग सर। मेरा सवाल है कि एनपीएस के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए और एनपीएस का इन्वेस्टमेंट इनकम टैक्स के लिए कैसा रिबेट हो सकता है? एनपीएस का रत्नाकर जी एक इनकम टैक्स में सेक्शन है, सेक्शन 80CC-D1B, अगर आपको सेक्शन याद रहे, उसमें आप जो एटीसी होता है जिसमें आप 1.5 लाख तक का रिबेट ले सकते हैं, उसमें आप 50,000 रुपए और जोड़ें तो आपका जो टोटल रिबेट एटीसी और ATCC-D1B में मिलाकर 2 लाख तक आप बेनिफिट ले सकते हैं। जो एनपीएस का फंड होता है, कॉर्पस होता है, उसका निवेश बहुत सारे डेजिग्नेटेड फंड्स में एनपीएस मैनेजमेंट करता है, जिससे कि जो रिटायरमेंट इसका पर्पज है, पेंशन, आपको पता होगा इसका नाम नेशनल पेंशन है, तो जिससे कि एक सर्टेन एज के बाद आपको पैसा वापस मिलना शुरू हो जाता है पेंशन के तौर पर। अब इनकम टैक्स का रिबेट आप जल्दी से, बिकॉज 31 मार्च आने वाली है रत्नाकर जी, मेरे ख्याल तो 4-5 दिन ही बाकी हैं, अगर आप इनकम टैक्स का लेना चाहते हैं तो आप शीघ्र इसमें 50,000 रुपए तक ATCC-D1B याद रखिएगा, उसमें करें। Also there are 2 tiers. There's a tier 1 and a tier 2. And this additional 50,000 is only for investment in tier 1. Tier 1. Tier 2 में जो है वो आप एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है और उसको दैट इज इन्वेस्टेड इन अ फंड। नॉर्मली नाउ सर्टेन पार्ट इज ऑल्सो गोइंग इनटू इक्विटी फॉर tier 2 बाय द वे, सो द रिटर्न बीइंग जनरेटेड इज रिलेटिवली हेल्दियर देन बिफोर। आइए अब चलें कुपवाड़ा, जम्मू कश्मीर। हमारे साथ फोन लाइन पर हैं डॉक्टर नरेंद्र कोहली। नरेंद्र जी, स्वागत आपका, सवाल पूछें। जी नमस्कार टीम मार्केट मंत्रा। नमस्कार। शरद कोहली जी को नमस्कार। नमस्कार। शरद जी, आपसे एक सवाल मेरा ये था कि अभी चूंकि जैसा कि वॉर टाइम चल रहा है यूक्रेन और रशिया का, तो उसके चलते हमारे शेयर मार्केट में जो आयरन एंड स्टील का जो फ्यूचर है इन नेक्स्ट 3 years फ्रॉम नाउ, आपको क्या लगता है कि जो फिनिश्ड आयरन और ओर में जो मुलव्विस कंपनियां हैं और जो ये पिग आयरन वगैरह बनाती हैं जी, उनका फ्यूचर क्या लगता है आपको 3 से 5 साल का? देखिए डॉक्टर नरेंद्र, इसमें अगर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये लंबा खिंचता है और आपने देखा कि अभी इसको 1 महीने से ऊपर हो गया है और जो कमोडिटी की प्राइसेस थी जिसमें मेटल प्राइसेस भी हैं, शामिल हैं, उसका रेट ऑलरेडी बहुत तेज हो गया, उसमें तेजी आ गई और इसी तरह मेटल कंपनीज में बीच बीच में आपको तेजी दिखाई देने लगती है। देखिए, मैं कुल मिला के आपको पैमाना बता देता हूं, आई विल टेल यू द पैरामीटर जिसके अंदर आप इसको देख सकते हैं कि जब भी सप्लाई रिलेटेड डिसरप्शंस होंगे, जब भी कुछ देशों पर सैंक्शंस लगेंगी, जब भी माल के आवागमन पर रोक लगेगी, तब कमोडिटी के रेट्स चढ़ेंगे। तो देखिए, स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कमोडिटी के रेट चढ़ते हैं, लड़ाई चलती रहती है, पर हम तो प्रार्थना करेंगे कि लड़ाई, ये कॉन्फ्लिक्ट जल्दी शांत हो, भले ही कमोडिटी की प्राइसेस थोड़ी कम भी हो जाए, पर 3 से 5 साल के लिए डॉक्टर नरेंद्र मुझे लगता है एक अच्छा निवेश बनना चाहिए, क्योंकि आगे ये हालात अभी मुझे जल्दी सुधरते नजर नहीं आ रहे हैं। जी, आइए लौटें दिल्ली से हमारे साथ हैं भारत भूषण। भारत जी, स्वागत आपका, सवाल पूछिए। जी नमस्कार सभी को। जी नमस्कार। शरद सर से मेरा एक सवाल है, जैसे कि आप कृषि के और किसानों के बीच बात करते रहते हैं सर, तो मैं ये सर एक सुझाव है मेरा, जैसे कि मान लीजिए हमारे खेत में धान लगे हैं या गेहूं लगे हैं, ठीक है सर? जी बोलिए। तो उसी जो खेत है, जो जमीन है, उसी के मेड़ के बीच में जैसे पपीता के पेड़ लगा दिया, जिससे कि उसी जमीन पे पपीता के फसल भी उनको मिल जाएगा और धान गेहूं का तो मिलेगा ही मिलेगा साथ में, बीच मेड़ में सर। बस, धन्यवाद सर। चलिए, बहुत अच्छा सुझाव है भारत भूषण जी। हम तो खाली पपीता के हो, मैं तो कृषि को बहुत क्लोजली फॉलो करता हूं और मेरे पास तो ऐसी बहुत सारी और फसलों की लिस्ट है जो कि आप मेड़ पे लगा सकते हैं। मेड़ पे क्यों, आप पार्ट फार्मिंग भी कर सकते हैं, आप कुछ हिस्से में धान लगाएं, बाकी के हिस्से में आप कुछ कमर्शियल क्रॉप लगाएं। बहुत अच्छा सुझाव है भारत भूषण जी। जो किसान भाई आपकी इस आवाज को सुन रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं
कि हमें खूब पपीता खाने को मिलेगा आने वाले समय में। My namesake Ravi is calling from Mumbai. Ravi, welcome to Market Mantra. Hello, thank you. Good evening, Market Mantra team. Good evening. शरद जी को भी नमस्कार। नमस्कार रवि जी। सर, जैसे कि अभी लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया था, जो बहुत से ब्रोकर डिफॉल्ट हो गए हैं जी, कंप्लेन ऑलरेडी मैंने सब एक्सचेंज दोनों में डाल रखी थी जी, सेबी में भी डाली थी, बट एनएससी का आ गया पैसा रिटर्न, बीएसई का नहीं आया है और उन्होंने रिप्लाई भी अभी दे दिया है कि वो नहीं दे पाएंगे क्योंकि विद इन टाइम लिमिट उनको कंप्लेन नहीं किया है जी, जो कि शेयर उन्होंने प्लेस कर लिए थे जी, जबकि कार्वी के केस में उनको रिटर्न देना पड़ा, बट बीएमए के केस में नहीं दे रहे हैं, बीएमए वेल्थ क्रिएटर। तो अभी सेबी के अलावा और भी कोई अथॉरिटी है जैसे सेट ट्रिब्यूनल जहाँ पे हम अपना कंप्लेन रेज कर सकें? देखिए रवि जी, हम यहाँ स्पेसिफिक कंपनी स्पेसिफिक ब्रोकर्स की बात नहीं करते हैं। हर कंपनी का जो डिफॉल्ट के केसेस होते हैं, फैक्ट्स होता है, वो अलग अलग होता है। हो सकता है जिस दूसरी कंपनी का आपने नाम लिया उसके केस में आपकी वाकई लेट हो गए होंगे फाइल करने में, इस वजह से नहीं आ रहा। बाकी आप ठीक है, सेबी है, उसका ट्राइब्यूनल है, वहां अपील की जा सकती है। आप कोशिश करें उनको दोबारा नॉक करने की, अगर कहीं उसमें लीगल एस्केप रूट है तो शायद आपको मौका मिले। हमें खेद है अगर आपको पैसा नहीं मिल पाएगा, हमें बहुत दुख होगा इस बात का, पर मैं समझता हूं आपको कोशिश छोड़नी नहीं चाहिए। आप दोबारा सेबी और ट्राइब्यूनल को अप्रोच करें। मध्य प्रदेश सागर से हमारे साथ हैं विपिन जी, स्वागत आपका, सवाल पूछिए। सर नमस्कार सर, कोहली जी को भी नमस्कार सर। नमस्कार जी, पहले आपसे बात हुई थी सर, आज भी रोमांटिक हैं आप सर। मेरा एक सवाल था, हो सकता है टॉपिक से हटके हो और मुझे भी लग रहा है कि टॉपिक से हटके है सर। हमारे यहाँ जो है 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए की सिक्के चलते नहीं है सर, लगभग 3-4 साल हो गए। तो सर इसका कारण क्या है? मतलब दुकानदार को हम देते हैं तो ना वो लेते हैं ना ही वो हमें रिप्लाई। जैसे हमने कोई 8 रुपए की चीज खरीदी तो वो बोलेंगे 2 रुपए का कुछ और ले लो, मैं खुला आपको नहीं दूंगा। और अगर 8 रुपए हम उनको खुला देंगे तो वो भी नहीं लेते हैं, बोलेंगे 10 का दो, हम 2 का वो छोड़ देंगे। ठीक है विपिन जी क्या रेडियो मुझे लग रहा है कोई खास है उनको? मैं रेडियो में कैसे आप शक्ल देख लेते हैं दूसरे की, हम आपके रेडियो को आगे देखना पड़ेगा किसी दिन। देखिए लीगल टेंडर मनी जो होता है विपिन जी, उसको कोई भी व्यक्ति कानूनन रिफ्यूज नहीं कर सकता है। कोई व्यक्ति आपके सिक्के नहीं ले रहा है, मैं समझता हूं ये गलत है और आप उसको भारत का कानून बताइए, जो करेंसी का लॉ है वो कहता है कि लीगल टेंडर आप रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा, आप उसको जानकारी दीजिए। आप ऐसा क्यों नहीं करते, उसको आप एक दिन मार्केट मंत्रा में फोन करवा दीजिए, हम उनको बता देंगे कि साहब विपिन जी के सिक्के ले लिया करिए। विपिन जी के सिक्के मना नहीं करने चाहिए, कोई भी मना नहीं कर सकता। Our next caller is from Delhi. Dharamveer is online with us. Dharamveer, welcome to Market Mantra. धर्मवीर जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, पूछिए, सवाल पूछिए सर। सर हमारे देश ने जापान से काफी 1000 करोड़ रुपया लोन ले रखा है मैं दिल्ली मेट्रो बनाने के लिए जी। तो ये खोली जी ये बताइए कि ये हमारा ये कर्जा कब तक ये सरकार उतार देगी, कब तक इनके पास कुछ रिकॉर्ड हो तो बताइए, क्योंकि स्टूडेंट को अभी तक कोई रियायत नहीं दी जा रही, दिव्यांग लोगों को इसमें रियायत नहीं दी जाती मेट्रो में जाने के लिए। और दूसरी बात ये पूछना चाहूंगा, आप जैसे शरद कोहली जी कहाँ कॉन्टेक्ट करें, कहाँ आपका ऑफिस है? ऐसे काफी आप जैसे लोग होंगे जहाँ मार्केट में जाके नए लोगों को आपसे सलाह दें। धन्यवाद। धर्मवीर जी, आप मेरे से अभी भी संपर्क में हैं, आप मार्केट मंत्रा में फोन करिए, 6:30 बजे मैं शनिवार को हाजिर हो जाता हूं आपकी सेवा में। आप तो मेरे से निरंतर हर हफ्ते जुड़ते हैं, तो जो हर हफ्ते जुड़ने वाला उसको तो पूछना ही नहीं चाहिए कहां संपर्क करें। आप तो संपर्क में ऑलरेडी इस समय भी हैं। जहां तक बात जापान की है, जो लोन है वो बहुत लंबे पीरियड के अलग अलग लोन्स हैं धर्मवीर जी। कोई लोन तो 20-20, 25-25 साल तक भी जाता है, कोई लोन इससे भी ज्यादा अवधि का है। और मेट्रो की देखिए जो हमें सेवाएं मिल रही हैं, आपको एयर कंडीशन ट्रेन मिलती है, साफ सुथरे स्टेशन मिलते हैं, आपको बहुत सुंदर एक ट्रेन समय पे पहुंचा देती है, 1-2 मिनट से ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। मुझे लगता है जब इतनी सेवाएं हम किसी ट्रांसपोर्ट की लेते हैं तो उसमें हमें बहुत ज्यादा रियायत की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आपने दिव्यांग और उनकी बात करी, मैं इस बात से सहमत हूं, हो सकता है आने वाले समय में इस पे कुछ विचार किया जाए। जी। Let's quickly look at the US market. The S&P 500 ended higher yesterday as financial shares rose after the benchmark treasury yield jumped to its highest level in nearly 3 years. The Nasdaq ended marginally lower as tech and other big growth names mostly declined. The Dow Jones Industrial Average Index gained 0.4%, the S&P 500 index climbed 0.5%, while the Nasdaq Composite Index fell 0.2%. Our next caller is Satish Chand from Delhi. Satish, welcome to Market Mantra. सर कोहली साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज दिस कोलोकेशन एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न शेयर मार्केट में भी लागू होता है क्या सर?
सतीश जी, कोलोकेशन होता है, थोड़ा टेक्निकल है, अगर आप इसको समझ सके तो क्या होता है कि जब आप स्क्रीन पे रेट्स देखते हैं तो जो रेट आपको फ्लक्चुएट होते हुए दिखते हैं, तो जो स्टॉक एक्सचेंज का अपना सर्वर होता है उसमें रेट्स माइक्रो सेकंड्स में चलते हैं। इनफैक्ट रेट्स इतने तेज चलते हैं कि आपकी पलक उसको पकड़ नहीं पाती। हम पलक झपकाएं इतनी देर में कई रेट्स हो सकते हैं। तो कुछ लोगों को ये सुविधा जो आप, मैं समझ गया आप ये एनएससी में जो अभी पीछे घटना घटी उससे संबंधित पूछ रहे हैं, तो कुछ लोगों को प्रिविलेज दी गई कि वो अपना सर्वर वहीं लगा दें। उसकी वजह से उनको कुछ ऐसे रेट्स मिलते थे जो रेट्स बाकी लोगों को नहीं दिखते थे। तो ये एक अनड्यू एडवांटेज की तरह से इसको। दूसरा इन्होंने एक और चीज कुछ पूछा था, दूसरा एक और बात आपने मैं सुन नहीं पाया। दूसरा सतीश जी फटाफट बताएंगे, दूसरा क्या पूछा था आपने? उनका अब संपर्क। अच्छा चलिए, हम दूसरा हम क्षमा चाहते हैं आपसे, दूसरा आपका सवाल दिमाग से स्लिप हो गया। अगली बार फोन करिएगा, आप भी नियमित रूप से जुड़ते हैं और अगली बार जरूर जवाब देंगे जी। आइए चलें मुंबई से हमारे साथ हैं अजय जी, स्वागत आपका, सवाल पूछिए। हेलो शरद जी नमस्ते। नमस्ते। आपको कभी कभी टीवी पर डिबेट भी देखता हूँ। और सर मेरा सवाल यह है जी, अभी भाई साहब ने फोन किया था जी कि छुट्टे नहीं लेते। हाँ जी, ये तेलंगाना में एक डिस्ट्रिक्ट है महबूब नगर, वहाँ पर 10 के कॉइन भी नहीं लेते। आप सुन नहीं पाया, दोबारा बोलेंगे? क्या कह रहे हैं? 10 के कॉइन भी नहीं देते। 10 के कॉइन भी नहीं लेते, ओके। हाँ, तेलंगाना में एक जिला है महबूब नगर, वहाँ पर 10 के कॉइन भी नहीं लेते। अजय जी देखिए, ये सही नहीं है। जो भी ऐसा कर रहा है कि 10 के कॉइन नहीं ले रहा है, मैंने आपको फिर बताया, पहले बताया फिर बता देता हूं। करेंसी लॉज के अंदर आरबीआई के द्वारा जो बनाए गए हैं, जो भी लीगल टेंडर है उसको कोई भी व्यक्ति देश का मना नहीं कर सकता, भले ही वो 10। कई बार ऐसा होता है कुछ लोग अपनी जेब भारी नहीं करना चाहते, वे 10 के सिक्के कहां संभाल के रखेंगे, पर ये कोई कारण नहीं है नहीं लेने का। तो हम आपको सलाह देंगे, आप उनको देश के जो करेंसी के नियम है आप उनको वो बताइए कि साहब इसको ना नहीं कर सकते। अगर किसी की ऐसे शिकायत कर दी जाती है तो आपको ये भी मैं बता दूं कि इस पे पनिशमेंट के प्रोविजंस भी हैं जो व्यक्ति लीगल टेंडर को मना करता है। तो आप उनको समझाइए। मैंने तो ये भी सलाह दी थी उनको, मार्केट मंत्रा में फोन कराइए ना, हम रवि और मनोज और हम मिलके उनको इस बात का यकीन दिलाएंगे कि 10 के सिक्के लेने बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है जी। And Sharad, they can also go to the bank branch and deposit those coins. हाँ, but probably he doesn't want to face the inconvenience कि हम यहाँ ना देके, हाँ यहाँ ना देके वहां जाए। हाँ, ये भी एक ऑप्शन है। रवि जी ने बहुत अच्छा सलाह दी कि आप बैंक जाइए और बैंक जाके आगे से नोट लीजिए, पर फिर भी मैं मानता हूं कि किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वो देश की करेंसी को मना करे। रेवाड़ी से हमारे साथ हैं जयपाल जी, समय कम है, तेज गति में सवाल पूछें। नमस्ते सर, मार्केट मंत्रा टीम को, कोहली सर को भी नमस्ते। नमस्कार जी सर, मैं ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हूँ और ये पता करना चाह रहा हूँ कि कृषि का भी मेरे पास आमदनी है जी, तो क्या प्रूफ दिखा सकता हूँ कि इनकम टैक्स से बचने के लिए, और मतलब इनकम से, या ये मेरा एग्रीकल्चर की इनकम है, उसके लिए क्या प्रूफ वैलिड रहते हैं? जयपाल जी, एग्रीकल्चर की इनकम तो पूरी तरह से सेक्शन 10 में माफ है, तो कोई प्रूफ की जरूरत ही नहीं है। आप एग्रीकल्चर इनकम जितनी कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है जी। उम्मीद है कि यानी आपके प्रश्न का समाधान हो गया होगा। बस आप सभी श्रोताओं की ओर से हम शरद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। श्रोताओं, हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं और अब बस शेष रहा है मुख्य समाचार। Thank you, Sharad, for joining us live in the studio, and it's always a pleasure to have the expert live. It creates a different ambience, and I'm sure the listeners also notice that. Bilkul. We're right at the end. Before we close, a reminder of the headlines that we covered in this edition. Key domestic stocks declined more than 0.5% in the business week ended yesterday. Sensex closes below 57,400 points. Nifty settles near the 17,150 level, and US share markets trade mixed and in a narrow range. That's all that we have in this edition of Market Month. And as Sharad mentioned, don't forget to tune in tomorrow. If you have any mutual fund related queries, our mutual fund expert will take all your queries live. For now, goodbye. Market Mantra.